नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 20 की। ठीक है, लेक्चर नंबर 19 तक आपने कंप्लीट कर लिया, तो आइए आगे देखते हैं। और ये लेक्चर आपको डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। तो ध्यान दीजिएगा, डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर्स फार्मूला एंड लेंस फार्मूला। काफ़ी बार इसको बोर्ड एग्जाम्स में 4 नंबर के लिए मतलब लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। सो आप थोड़ा ध्यान से इसको सीखें, और इसमें जो कॉन्सेप्ट्स है उन कॉन्सेप्ट्स को भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो काफ़ी सारे नीट के क्वेश्चन का भी आंसर आप कर सकते हैं, और बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी आपको मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर थिन लेंसेज ओनली, है ना। थिन लेंसेज, जो पतला होगा लेंस, सिर्फ उसी के लिए ये वैलिड है। थिक लेंस, जो मोटा लेंस होता है, तो उसके लिए वैलिड नहीं है। तो थिन लेंसेज ही आपको बेसिकली सिलेबस में है, एंड द फार्मूला इज वैलिड फॉर थिन लेंस ओनली। कौन सा फार्मूला? लेंस मेकर्स फार्मूला या लेंस फार्मूला। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। लेंस मेकर्स फार्मूला आपसे एग्जाम में पूछे या फिर लेंस फार्मूला आपसे एग्जाम में पूछे, इतना काम आपको दोनों केस में करना होगा। कोई भी केस पूछे तो क्या करना है, सो ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए एक लेंस बनाया गया है, ठीक है, और ये रहा ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, आसानी होगा काम करने में। यहाँ से रे गई और लेंस के फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्ट हुई। यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, और आप जानते हैं कि रे जो आएगी, अब इधर μ1 जो कि रेयर हुआ, μ2 डेंसर, जो कि लेंस जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और इधर भी दूसरे साइड में भी जो मीडियम है वो μ1 है। माने इधर और इधर सेम μ1 मीडियम है, और ये आपका जो जिस मटेरियल का लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो रेयर टू डेंसर रे जा रही है, सो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बैंड हो गई। और अगर ये सेकेंड सरफेस ना होता तो ये रे सीधी जाती, और सीधी जा करके यहाँ पर एक इमेज बनाती, जिसको हम लोग I1 कह रहे हैं। तो फर्स्ट सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन के थ्रू जो एक इमेज बनता वो हमें इस पोजीशन पर बनता, जिसका डिस्टेंस हम लोग यहाँ P से, जो ऑप्टिकल सेंटर हुआ, यहाँ से V1 के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, चूंकि लेंस बहुत ही पतला है, थिन लेंस है, इसीलिए आप डिस्टेंस इस पॉइंट से मेजर करो या फिर इस पॉइंट से मेजर करो या फिर सेंटर से मेजर करो, ऑल रिमेन्स द सेम। यही थिन लेंस लेने का फ़ायदा होता है। तो हम लोग बेसिकली मिडिल पॉइंट से मेजर करते हैं सारा डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से। अब क्या हुआ कि ये जो रे ऐसे करके यहाँ पे जा रही थी, अगर ये सीधी जाती तो फिर यहाँ पर आती, लेकिन एक दूसरा सरफेस फिर से आ गया, और अंदर में डेंसर हो गया, बाहर रेयर हो गया। तो रे को इस बार डेंसर टू रेयर जाना है। यहाँ पर आप जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ड्रॉ हुआ, तो रे जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल डेविएट हो जाएगी। तो देख सकते हैं रे को इधर जाना था, ये अवे मतलब थोड़ा सा देखिए नीचे की तरफ डेविएट हो गया है। तो ये डेविएट होकर के फाइनली इस पोजीशन पर आपका इमेज बना देगा। सो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा, तो इसका इमेज 2 बार रिफ्रैक्शन के बाद I पे बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस ने जो रिफ्रैक्शन किया था और उसके थ्रू जो आपका इमेज I1 बना है, दैट I1 इमेज विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। ये इसका की पॉइंट है, सो याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे इसको देखते हैं। बाकी R1 R2 क्या है, तो ये वाला जो आपका कर्व सरफेस है, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यहाँ पर C1 हो गया। तो ये डिस्टेंस को हम लोग R1 बोल रहे हैं, मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट कर्व सरफेस। और सेकेंड सरफेस का जो रेडियस है उसी तरह से वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, है ना। यहाँ से यहाँ तक की, जो रफली हम P से ही मेजर करेंगे, क्योंकि थिन लेंस लेने का यही फ़ायदा हो गया, सारे डिस्टेंसेस जो होंगे वो P से ही मेजर किए जाएंगे। तो ये डिस्टेंस आपका R2 हो गया। ओके, सो P से C2 तक की दूरी R2 है ना, जो इधर वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ओके, और इधर वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर उस तरफ गया जो R1 है। ऑलराइट, तो फाइनल जो हमें इमेज बना है वो हम यहाँ से भी डिस्टेंस के रूप में यहाँ पे ले रहे हैं, है ना। फर्स्ट सरफेस जो रिफ्रैक्शन करने के बाद एक इमेज बनाता वो V1 डिस्टेंस पर है, और ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट सरफेस से आप देख सकते हैं U डिस्टेंस पर है, कुछ इस तरह से। चलिए, सिंस द इंसिडेंट रे लाइज इन रेयर दैट इज μ1 मीडियम,
यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट सरफेस के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस ऑफ द लेंस। पहले वाले सरफेस पर रिफ्रैक्शन कंसीडर कीजिए। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है वो किस में है, म्यू1 में है, तो फार्मूला चलेगा म्यू2 से। तो म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस वाले में हम लोगों ने ये फार्मूला देखा था कि अगर इंसिडेंट रे रेयर मीडियम में है, म्यू1 में है, तो फार्मूला म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, ये अप्लाई होगा। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो वैल्यूज़ है ज़रा पुट कर दीजिए। तो म्यू2 तो आपका म्यू2 ही रहेगा, और जो इमेज बन रहा है फर्स्ट सरफेस के द्वारा, तो यहाँ से ये I1 बन रहा है, और वो जो डिस्टेंस यहाँ से हम लोग ले रहे हैं वो V1 के रूप में ले रहे हैं। सो आपका ये V की जगह रिप्लेस हो गया V1, ठीक है। फिर माइनस म्यू1 की जगह आपका म्यू1 ही है, और U की जगह आपका U है, यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, और बाकी म्यू2 माइनस म्यू1 बाई ये फर्स्ट सरफेस का R1 वैल्यू, तो वो R1 हो गया यहाँ पर। तो सिमिलरली कंसिडरिंग रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस ऑफ लेंस, ये तो हो गया फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के थ्रू का फार्मूला। अब इसी तरह से सेकेंड सरफेस के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होगा उसका करस्पॉन्डिंग फार्मूला जो हम लोग यहाँ पर प्राप्त करेंगे। सो देखिए इंसिडेंट रे यहाँ पर जा रहा है, सेकेंड सरफेस पर आने से ठीक पहले रे कहाँ है, तो म्यू2 वाले मीडियम में है, डेंसर मीडियम में है। तो म्यू2 में अगर इंसिडेंट रे है तो फार्मूला म्यू1 से स्टार्ट होगा। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे म्यू1 बाई वी माइनस म्यू2 बाई यू बराबर म्यू1 माइनस म्यू2 बाई आर। और अब अकॉर्डिंगली हम लोग वी और जो भी है उस u इस सब की वैल्यू पुट करो, तो v की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से ये सेकेंड सरफेस ने फाइनल इमेज यहाँ पर बनाया है I पर, और ये दूरी हमने यहाँ पर देखिए v ही बोला है, इसलिए ये v एज इट इज रह जाएगा। बाकी माइनस म्यू2 बाई यू, तो u देखिए यही है इंसिडेंट रे, जो देख सकते हैं कि यहाँ डॉटेड लाइन से बढ़ाने पर यहाँ पर हिट करता, और ये डिस्टेंस जो होगी वो v1 होगी। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लाइक v1, ओके, फॉर सेकेंड सरफेस। तो सेकेंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फर्स्ट सरफेस के द्वारा जो इमेज बना था वही हो जाएगा। सो यू विल बी रिप्लेस्ड विथ v1, ओके, यहाँ पर ये वाला v1, ठीक है, सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इंसिडेंट रे जहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से जो वो जो डिस्टेंस होगा वही हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज v1, ओके। तो u विल बी रिप्लेस्ड बाई v1, और उसके बाद म्यू1 माइनस म्यू2 वो तो है ही, डिवाइडेड बाय r, तो ये सेकेंड सरफेस का जो r था वो हम लोगों ने r2 रखा था, सो दैट विल बी r2, ओके। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पर आप ये सवाल जरूर पूछ सकते थे कि इसमें साइन कन्वेंशन का एप्लीकेशन हमने क्यों नहीं किया, प्लस माइनस क्यों नहीं देखा, ठीक है। तो उसका जवाब ये होगा कि इसलिए नहीं आप देखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस, क्योंकि आप यहाँ ऑलरेडी एक फिजिक्स के फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज़ किया हुआ है, और जब आप फाइनल रिजल्ट लेके आएंगे तो वो भी एक फार्मूला ही होगा, और उसमें ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज़ किया हुआ होगा। क्योंकि ये रिजल्ट कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन से हम लोग ला नहीं रहे हैं। ज्योमेट्रिकल कंडीशन मतलब आप टेन थीटा, साइन थीटा, स्नेल्स रूल, ये सब तो आप अप्लाई कर नहीं रहे हैं, किसी मैथमेटिक्स से फार्मूले पे नहीं जा रहे हैं, आप फार्मूले के थ्रू फार्मूला निकाल रहे हैं, और जो फार्मूला आप पहले यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज़ किया हुआ होता है, इसीलिए हमें यहाँ पर बीच में कहीं भी साइन कन्वेंशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो फाइनल फार्मूला आएगा वो ऑलरेडी साइन कन्वेंशन से लेस होगा, एक तरह कह सकते हैं कि साइन कन्वेंशन उसमें ऑलरेडी यूज किया हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला में ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है साइन कन्वेंशन, ये जो आपने लिया हुआ है, ठीक है। इसलिए अब आपको फार्मूले से जब फार्मूला बनाना है तो फिर से साइन कन्वेंशन को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन का यूज हम तब करते हैं जब या तो आप किसी ज्योमेट्रिक कंडीशन से फार्मूला बना रहे होते हैं, या फिर आप फार्मूले के थ्रू जब कोई सवाल हल कर रहे होते हैं, और जो वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल वैल्यूज, उसको जब आप पुट करते हैं तब वहाँ पे साइन कन्वेंशन को यूज़ करना होता है। फार्मूले के थ्रू जब फार्मूला बनाते हैं, किसी ओल्ड फार्मूले के थ्रू कोई नया फार्मूला बनाते हैं, तो साइन कन्वेंशन का यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि ओल्ड फार्मूले में ऑलरेडी साइन कन्वेंशन का यूज़ किया हुआ है। अगर आपने बीच में दोबारा साइन कन्वेंशन का यूज़ किया तो दोनों साइन कन्वेंशन, एक ओल्ड में था और एक आपने फिर नए वाले में किया, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो फिर प्रॉब्लम बनाते वक्त जब आप साइन कन्वेंशन यूज़ करोगे तो फिर आपको सही आंसर नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब ओल्ड फार्मूले से नए फार्मूले की ओर जाएंगे तो साइन कन्वेंशन का यूज़ नहीं होगा, जब ज्योमेट्रिकल कंडीशन से फार्मूले की तरफ जाएंगे तो साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे,
ओके, तो ये अब हमारा नंबर 1 और नंबर 2 हो गया, और इसी बात को हमने देखिए यहाँ पे लिख दिया है, तो ध्यान से उसको पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, सिंस द इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट सरफेस ऑफ द लेंस I1, ये देखिए ये I1 एक्ट्स लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस ऑफ द लेंस। सेकेंड सरफेस ऑफ द लेंस के लिए फर्स्ट सरफेस के द्वारा जो इमेज यहाँ पे बन रहा है, दैट इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट, मतलब इंसिडेंट यही हुआ है ना, इसीलिए ऑब्जेक्ट I1 हो जाएगा फॉर सेकेंड सरफेस। ओके, तो फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज है वही सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो सिंस द इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट सरफेस ऑफ द लेंस I1 lens which is I1 acts like an object for second surface of the lens, and we do not need to apply sign convention here because we are calculating the result in the form of formula, not from the geometrical conditions but from the old formula itself in which sign convention is already used। ठीक है, वही बात हमने कह दी। अब चलिए नंबर 1 और नंबर 2 को जरा फटाफट ऐड कर दीजिए और आपको आगे का रिजल्ट यहाँ पर फिर दिखाई देगा। ठीक है, तो नंबर 1 और नंबर 2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो μ2 बाय V1 नंबर 1 था, μ2 बाय V1 माइनस μ1 बाय U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R1, उसे लिख दिया गया। और नंबर 2 था μ1 बाय V माइनस μ2 बाय V1 इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय R2। ठीक है, उसे यहाँ पे लिख दिया गया। अब आप देख सकते हैं μ2 बाय V1 और μ2 बाय V1 यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, ये ऐड कर रहे हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा उसे आप अच्छे से लिख दो। μ1 बाय V हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस μ1 बाय U यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R1 एंड देन प्लस μ1 माइनस μ2 बाय R2, इस तरह से हो जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, μ1 यहाँ पर आप कॉमन करो, सो 1 बाय V माइनस 1 बाय U यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू μ2 माइनस μ1, ये दोनों में देखिए हमने क्या क्या कॉमन किया, तो μ2 माइनस μ1 यहाँ से कॉमन कर लूँगा तो 1 बाय R1 तो बच जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, μ1 माइनस μ2, और आपने कॉमन किया μ2 माइनस μ1, तो यहाँ पर एक इसका मतलब माइनस साइन के साथ कॉमन हो जाएगा, है ना, तो एक माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और 1 बाय R2। तो इसको आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। ठीक है, एक बार अच्छे से उसको देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है प्लस μ1 माइनस μ2, तो अगर हम लोग यहाँ पे माइनस, देखिए इसको अगर मैं लिखूँ μ2 माइनस μ1, तो एक माइनस लगाएंगे ना, समझे क्या, तब हो जाएगा। और उसके बाद μ2 माइनस μ1 जो है वो दोनों में कॉमन आ जाएगा, और फिर आप लिख सकते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कर सकते थे, अभी यहाँ पर चूंकि ऐड किए हो तो जैसा है वैसा रहने दो, ऐसे बस समझने के लिए आपको बताया कि इनका माइनस कॉमन ले लीजिए, बाहर आ जाएगा, है ना, तो μ2 माइनस μ1 बन जाएगा, और उसके बाद μ2 माइनस μ1 इसमें भी था, दोनों से कॉमन आ जाएगा, और बच जाएगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो आराम से इसको आप खुद से करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चाहो तो वीडियो को पॉज करके वो चीज़ क्लियर कर लो, फिर आगे देखो। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। अब 1 बाय V माइनस 1 बाय U इक्वल टू, ये μ1 जो है ना इस तरफ लेके आ जाइए, सो μ2 माइनस μ1 बाय μ1 हो जाएगा, और इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 रह जाएगा। क्लियर, और अब इसी को क्या लिखना है, इसको डिवाइड कर दीजिए, सो 1 बाय V माइनस 1 बाय U इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1, और इंटू क्या हो गया 1 बाय R1 माइनस 1 बाई R2। ओके, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। अब यहाँ तक जब हम आ गए तब हम आगे का काम करेंगे। अभी इस फार्मूले को ना तो लेंस मेकर्स फार्मूला बोलना है, ना तो लेंस फार्मूला बोलना है। एग्जाम में अगर आपसे आ गया कि डिराइव करें लेंस मेकर्स फार्मूला, या आ गया लेंस फार्मूला, तो आपको यहाँ तक तो काम करना ही पड़ेगा इसी प्रोसीजर से। ठीक है, उसके बाद आगे का काम क्या होगा सो देखिए। तो फिलहाल आप इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 3 से आगे का काम करेंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास था 1 बाय V माइनस 1 बाय U इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। मतलब हमारे पास एक लेंस था, थिन लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट, यहाँ से ओवरऑल रे गई और इधर कहीं पर इमेज बनाई, राइट। और ये P से मेजरमेंट हुआ डिस्टेंसेस का, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस तरह से, ये इमेज डिस्टेंस इस तरह से, और इसका अपना जो एक फोकल लेंथ होगा वो बाद में बात करेंगे। अभी इधर वाला μ1 हो गया, इधर वाला μ2 हो गया, सॉरी ये भी μ1 ही है, यहाँ वाला μ2। ओके, मतलब μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
of the material of lens and mu1 is the refractive index of the surroundings, है ना, in which lens is kept। अगर एयर में रखे हैं तो mu1 हो गया mu a, और अगर आप वाटर में रखे हैं तो mu1 हो जाएगा mu w। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। तो 1/v देख सकते हैं, 1/u वो भी दिख रहा है, mu2 mu1 वो भी समझ में आ रहा है, और r1 r2 क्या हो जाएगा, तो इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r1 एंड इस वाले का r2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये बात हो जाएगी। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें यही देखना है कि एज वी नो दैट किसी भी लेंस में जब u टेंस टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा अगर इन्फिनिटी पे होता तो लेंस में हम जानते हैं कि उसका फिर इमेज कहाँ पे बनता, इमेज उसका फोकस पर बनता। तो इफ u टेंस टू माइनस इन्फिनिटी देन v इक्वल टू f, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इस वाले कंडीशन को हम लोग इस फार्मूले में पुट करेंगे। हेंस 1/v की जगह आपका f आ जाएगा, -1/u की जगह माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, विल बी इक्वल टू, बाकी चीज़ें तो एक उसी तरह से है, mu2/mu1 -1 एंड 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, वो एज इट इज रह जाएगा। अब ये 1/, ये माइनस माइनस प्लस कर सकते हो, और 1/∞ इज 0, सो दिस बिकम 1/f इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 mu2। ओके, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, देन -1 एंड 1/r1 minus 1/r2। okay, now this formula is known as lens makers formula। तो अगर आपको लेंस मेकर्स फार्मूला बोलता है तो ये वाला एक कंडीशन बस आपको यूज कर देना है कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट होता तो इमेज डिस्टेंस कहाँ होता, फोकस पर। ओके, और ये इक्वेशन 3 में आप इस कंडीशन को जैसे ही पुट करेंगे तो आपका ये रिड्यूस हो जाएगा 1/f इक्वल टू mu2/mu1 -1 कहिए, या फिर 1 mu2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे बोल सकते हैं। तो 1 mu2 -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, एंड दिस इज नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ओके, तो कितना फोकल लेंथ का आपको लेंस चाहिए, तो उसके लिए R1 और R2 की वैल्यू क्या रखेंगे, और आप किस मीडियम में लेंस को यूज़ करेंगे, तो ये सब फार्मूले में पुट करके आपका R1 और R2 जो है वो डिजाइन किया जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, तो इसी को कहते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। चलिए, अब इसी में लेंस फार्मूला कैसे लाएंगे, तो इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये था ऑलरेडी आपका इक्वेशन नंबर 3। नाउ फर्दर अब आप 3 और 4 को एक साथ ले लीजिए, तो फ्रॉम 3 एंड 4, इनमें क्या है कि राइट हैंड साइड 3 का भी और 4 का भी उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के लिए इधर से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू इनका लेफ्ट साइड 1/f। ठीक है, तो ये देख सकते हैं सिंपल सा, बस लेंस मेकर्स फार्मूला के ठीक नीचे बस एक लाइन लिखने के बाद फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 दोनों का RHS इक्वल था तो LHS भी इक्वल होगा, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, एंड दिस इज नोन एज सिंपली लेंस फार्मूला। ओके, लेंस फार्मूला। तो इसको वैसे तो प्रूफ किया गया है कॉन्वेक्स के लिए, लेकिन विल बी वैलिड फॉर कॉनकेव आल्सो, क्योंकि ये सब साइन कन्वेंशन यूज किया हुआ है
और साइन कन्वेंशन जब आप यूज़ कर लेते हैं तो चाहे हमारा कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, दोनों के लिए फार्मूला सेम होता है। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, और जहाँ 1/f के लिए बात करेंगे तो ये वाला आ जाएगा फार्मूला 1/2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो यही है। अब आपसे एग्जाम में लेंस मेकर्स फार्मूला या लेंस फार्मूला पूछे तो आपको इतना काम तो करना पड़ेगा। ओके, ये अच्छे से समझ लीजिए। फिर अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे स्पेशल केसेस की ओर। आइए बच्चों, अब आगे ध्यान देते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में। जैसे पहला पॉइंट देखिए क्या है, फॉर ए कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस R1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी और R2 की वैल्यू निगेटिव होगी। R1 क्या है, देखिए ये जो लेंस हो गया, इसका जो फर्स्ट वाला सरफेस है, तो इसके लिए ये जो R1 होगा दैट विल बी पॉजिटिव, और ये सेकेंड वाला जो सरफेस होगा जो R2 है, उसके लिए R2 हो जाएगा निगेटिव। तो सही बात है, R1 इज पॉजिटिव एंड R2 इज निगेटिव। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे 1/R1 माइनस 1/R2, तो यहाँ पर ये R1 आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही रखना है इस जगह पर, और ये R2 आपको ऑलरेडी निगेटिव में रखना है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो पहला टर्म भी प्लस था, दूसरा टर्म भी प्लस था, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, 1/ यहाँ पे पॉजिटिव माइनस 1/ यहाँ पे निगेटिव, तो ये निगेटिव निगेटिव मिलके हो जाएगा ये दोनों पॉजिटिव। तो इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। तो कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस के लिए 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। फॉर्मूले में जैसा आप जानते हैं कि 1/f इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एम कर दिए हम लोग। μ2/μ1 था ना, तो 2 किसका था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस था, तो उसको म्यू एल कह दिया। और म्यू एम क्या था, μ1 था आपका मीडियम वाला, तो उसको कर दिया म्यू एम। तो यहाँ पर म्यू एल जिसे हम लोग μ2 दिखाए थे, और म्यू मीडियम जिसे हम लोग μ1 दिखाए थे, यही चीज है। ओके, तो अगर इस तरह की बात आती है 1/R1 माइनस 1/R2 तो पॉजिटिव हो गया, और μL/μm माइनस 1, तो इसके साइन पर डिपेंड करेगा कि f का साइन क्या होगा, क्योंकि ये वाला टर्म तो पॉजिटिव हो गया। अब अगर ये पूरा का पूरा टर्म अगर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे f भी पॉजिटिव होगा, और अगर ये पूरा का पूरा टर्म निगेटिव आ गया तो हम कहेंगे f भी निगेटिव होगा। तो इसके लिए देखिए, इफ μL इज ग्रेटर देन μm, अगर जो लेंस जिस मटेरियल का यूज हुआ है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अधिक है किससे, सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो इफ μL इज ग्रेटर देन μm, दैट इज द लेंस ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μL इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μm। ठीक है, देन तो क्या होगा, तो μL/μm, तो μL चूंकि ज्यादा है μm कम है, तो दिस विल बी ग्रेटर देन 1। μL/μm इज ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 है तो उसमें से आप 1 को माइनस करोगे तो कुछ ना कुछ प्लस ही बचेगा। सो μL/μm माइनस 1 इज पॉजिटिव। तो पता चल गया कि ये वाला टर्म पॉजिटिव होने वाला है, ये तो पहले से पॉजिटिव है कन्वर्जिंग लेंस के लिए, तो ये पॉजिटिव, तो एफ भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे लेंस ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इज प्लेस्ड इन एयर, है ना, ग्लास का लेंस है उसको आप एयर में रख दो, या फिर आप वाटर में भी रख दो, क्योंकि वाटर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ 4/3, जो 3/2 से कम ही होता है। ठीक है, 3/2 इज 1.5 एंड 4/3 इज 1.33, तो 3/2 1.5 वो अधिक है 1 से भी, और अधिक है 4/3 से भी। ठीक है, तो आपका अगर ग्लास का लेंस है जो एयर में रखा हुआ है या फिर वाटर में रखा हुआ है, तो वो कन्वर्जिंग लेंस एफ फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव एज इट इज रहेगी, और म्यूजी ग्रेटर देन म्यू ग्रेटर देन म्यू एयर, ये आपको याद रखना है ना, मैंने बता भी दिया। तो सो आप कह सकते हैं ओवरऑल एफ इज पॉजिटिव इन सच केसेस, सिंपल है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो, वेयर एज, यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर लेंस लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल का बना हुआ हो, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, और उसको आपने किसी ऐसे मीडियम में रखा है जो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है, मतलब मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μm, ठीक है, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है, तब क्या होगा, तो तब क्या होगा भाई, तो अगर μL आपका कम हो गया है, μm ही ज़्यादा है, तो दिस μL/μm इज लेस देन 1, और अगर ये लेस देन 1 है, एक से छोटा है, तो μL/μm माइनस 1 करोगे तो ये भी निगेटिव आ जाएगा, ये पहले ही एक से छोटा है, देन माइनस 1 करोगे तो ये भी निगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब है
कि इस वक्त जो एफ आएगा वो अब आपका निगेटिव हो जाएगा ऐसे केसेस में। एग्जाम्पल क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ जैसे कि ये लेंस ऑफ ग्लास का ही ले लो और उसको आपने किसी ऐसे डेंस लिक्विड में डाल दिया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है ना, जैसे होते हैं ग्लिसरीन्स वगैरह हो सकते हैं, हनीज हो सकते हैं ना, शहद वगैरह, लेकिन ट्रांसपेरेंट नेचर का होना चाहिए। और ग्लिसरीन इसका परफेक्ट एग्जांपल है। और भी कई ऑर्गेनिक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ऐसे मिल जाएंगे जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास 1.5 से ज़्यादा होती है, 2 होती है, 2.1 होती है, ऐसी भी हो सकती है। तो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी लिक्विड में, जैसे कि एग्जांपल म्यूएल की वैल्यू 2 दिया गया इस तरह से, अगर आप उसमें रखते हो तो उस केस में आपका एफ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को हमने यहाँ पर देखिए इस फिगर में दिखाया है यहाँ पर कि फर्स्ट वाले में म्यू एल मतलब ये लेंस का जो म्यू एल है वो अधिक है म्यू एम से, बाहर का जो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है। तो इस केस में आपका जो कन्वेक्स है, नॉर्मली इस तरह से रेज आ रही है पैरेलल रेज, तो वो कन्वर्ज हो जाएगी, है ना, और इस वजह से फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव बनेगा, एफ विल बी पॉजिटिव। यहाँ पर हम एरो का मार्किंग दे सकते हैं, इस तरह से रेज जा रही हैं और कन्वर्ज कर रही है। और उसी तरह से सेकंड केस, जब आपका म्यूएल माने अंदर जो लेंस है उसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम हो और सराउंडिंग का ही ज़्यादा हो, तो उस वक्त क्या होगा, पैरेलल रेज जो जाएगी अब वो क्या करेगी, डाइवर्ज हो जाएगी, तभी तो इधर की तरफ इसका जो फोकल लेंथ बनेगा वो इस तरह से ऐसे डॉटेड लाइन के साथ बनेगा, तो इस तरफ आ जाएगा। सो दिस विल बी निगेटिव साइन। और इसमें जो आगे की ओर ऐसे बढ़ा है ये ऐसे चला गया, सो दिस इज पॉजिटिव साइन। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में गया, ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट आ गया, दैट्स व्हाई फोकल लेंथ विल बी निगेटिव। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि एयर बबल, एयर बबल इनसाइड वाटर। तो अगर बबल जो है वो किसी इस तरह से लेंस के शेप का बन गया है एयर बबल, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर में तो 1 हो गया और बाहर में वाटर है ना, वाटर का तो फिर आपका 4/3 हो गया, तो ज़्यादा हो गया, तो उसमें जो ये बिहेवियर होगा ये बिल्कुल इसी तरह से हो गया। तो आप नेक्स्ट एग्जांपल में लिख सकते हैं, और एयर बबल इनसाइड वाटर, ठीक है, बिहेव्स लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसमें आप समझ सकते हो कि अब इसका बिहेवियर कैसा हो गया, डाइवर्ज कर रहा है ना, शेप में लगता है कन्वेक्स है लेकिन इसका बिहेवियर डाइवर्ज हो रहा है ना, डाइवर्जिंग। तो एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव्स लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसको समझ लेंगे, मतलब एफ विल बी निगेटिव हियर। ओके, और इसी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा कॉनकेव के लिए, तो वो आप देख सकते हैं ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, तो जैसे अगर आप कॉनकेव के लिए काम करिएगा, तो जैसे यहाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव आया था, कब, जब मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक था, तो यहाँ कॉनकेव के लिए वो चीज़ आ जाएगी निगेटिव। ओके, लेकिन जब ऐसा कुछ होगा कि मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है जिससे कि लेंस बना हुआ है और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है, तो फिर बिहेवियर बदल जाएंगे। तो ये वाला जो है जो कॉनकेव यहाँ पर देखिए डाइवर्ज की तरह बिहेव कर रहा है, वो कॉनकेव शेप यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर बिहेव्स लाइक कन्वर्जिंग नेचर और यहाँ पर ये डाइवर्जिंग नेचर। डाइवर्जिंग नेचर, और यहाँ पर ये चीज हो गई कन्वर्जिंग। तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग नेचर, और फोकल लेंथ निगेटिव है तो डाइवर्जिंग नेचर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि फोकल लेंथ जो है किसी लेंस का, वो काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि खुद लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, किस तरह के मीडियम में रखा गया है ना, फिर वो कॉन्वेक्स है या मतलब कॉनकेव है, या फिर R1 है, या फिर मैंने R1 और R2 की वैल्यूज़ क्या है, इन सारी चीज़ों पर वो डिपेंड करता है कि
कि लेंस जो है वो कैसा बिहेव करेगा, वो डाइवर्जिंग बिहेव करेगा या फिर कन्वर्जिंग बिहेव करेगा। ओके, हालांकि कन्वेक्स और कॉन्केव नाम जो है वो हम सिर्फ इसी तरह से दे देंगे कि बीच का सरफेस अगर थिक है तो कन्वेक्स बोलना है, और बीच का जो सरफेस है वो अगर थिन हो गया है तो कनकेव बोलना है। बाकी उसका बिहेवियर चाहे कन्वर्जिंग हो चाहे डाइवर्जिंग, उससे मतलब नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ भी जो हम लोगों ने लिखा है कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस, तो ये वाला जो बिहेवियर होगा ये आपका यहाँ तक ही ट्रू है। ओके, लेकिन इसके बाद जो बिहेवियर हो गया है वो कैसा बिहेवियर हो गया, डाइवर्जिंग लेंस का। कन्वेक्स है लेकिन डाइवर्जिंग बिहेवियर का शो हो रहा है। तो एक काम करें, ये कन्वर्जिंग यहाँ लिखना आपको दोनों केस के लिए अगर लिखना है तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो फिर ये क्या होगा, दोनों के लिए एक्सप्लेन कर लेगा। ओके, तो उसी तरह से नंबर 2 में आप फटाफट जो है यहाँ पर लिख लो। नंबर 2 में फॉर कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस की हम बात करते हैं, तो ये वाला जो R1 होगा वो इधर आ जाएगा, दैट विल बी निगेटिव, और वो R2 जो होगा वो उधर जाएगा, दैट विल बी पॉजिटिव। ओके, तो 1/R1 यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो 1/R1 निगेटिव हो गया, और R2 1/R2 ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ओवरऑल हो गया निगेटिव। ठीक है, ओवरऑल निगेटिव। और तो 1/F बराबर, फार्मूला तो आपका वही रहना है। अब ये चीज हो गई निगेटिव। ओके, अब इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो फिर ये ओवरऑल निगेटिव देगा, और अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आती है तो फिर ओवरऑल पॉजिटिव दे देगा। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब आती थी, तो इस वाले केस में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है ना। तो ये लेंस, तो ये सब ठीक है, वो सब सही है। तो इस वाले केस में चूंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, ओवरऑल निगेटिव, सो दिस एफ विल बी निगेटिव, है ना, इन सच केसेस। तो ये आपका कॉन्केव लेंस के लिए है, निगेटिव इन सच केसेस, दैट इज डाइवर्जिंग इन बिहेवियर। ओके, ऐसा भी आगे हम ऐड कर सकते हैं। और वेयर एज इफ द लेंस ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर वो वाली बात हो जाए तो इस केस में यहाँ निगेटिव हो गया, तो निगेटिव और निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉन्केव के लिए आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा इन सच केस, दैट इज कन्वर्जिंग, है ना। सेकेंड केस में आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग इन बिहेवियर। ओके, कन्वर्जिंग इन बिहेवियर हो जाएगा, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर आपका म्यूएल अधिक है, म्यूएम कम है, तो आपका ये डाइवर्जिंग शो हो रहा है, एफ इज नेगेटिव। और यहाँ पर म्यूएल अधिक, म्यूएल कम हो गया है और म्यूएम ज़्यादा है, यहाँ से देख सकते हैं केस, म्यूएल कम हो गया है, म्यूएम ज़्यादा है, तो फिर ये कन्वर्जिंग बिहेवियर का आपको शो करेगा, एफ पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से ये सब चीज़ों को आप ध्यान से समझ लीजिए। और सेकेंड केस में जो है आप ये एयर बबल, चूँकि वो नॉर्मली स्फेयर टाइप का शेप होता है तो वो कॉन्वेक्स नेचर ले लेता है, लेकिन ये इस शेप का एयर बबल मिलता नहीं है, है ना, तो इसलिए आप ये वाला लाइन यहाँ पे सेकेंड केस में हटा देंगे। ओके, तो आपको यहीं तक लिखना है। ठीक है, तो फटाफट आप इसको पॉज करके पूरा अच्छे से नोट कर लो यहाँ तक, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, नोट करके थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा। फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर, जैसे मिरर में आपने पढ़ा कि वहाँ का जो फोकल लेंथ होता है मिरर का FM, उसको आप लिखते हैं सीधा सीधा R/2 लिखते हैं। ठीक है, जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा मिरर का डिवाइडेड बाय 2, उसका हाफ होता है। तो इसका मतलब वो डिपेंड करता है ओनली अपॉन द रेडियस ऑफ कर्वेचर R, है ना। तो मिरर का जो फोकल लेंथ है दैट ओनली डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, वाइल दैट ऑफ ए लेंस, लेकिन लेंस के लिए ऐसी बात नहीं है, ये डिपेंड करती है इन 4 चीज़ों पर। μ1 क्या है, मतलब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है। μ2 क्या है, मतलब कि जिस मटेरियल का लेंस बना हुआ है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है। R1 एंड R2, तो जो लेंस के सरफेसेस हैं कर्व्ड सरफेस, उनकी R1 वैल्यू और R2 वैल्यू क्या है। तो इन चारों चीज़ों पे डिपेंड करेगी कि लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ दस इफ ए लेंस एंड ए मिरर, दोनों को इमर्ज इन सम लिक्विड, दोनों को किसी लिक्विड में अगर डुबा दें और फिर आपसे पूछे फोकल लेंथ के बारे में, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस
वो निश्चित रूप से चेंज हो जाएगा, है ना, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज ऑफ म्यू1 एंड म्यू2। लेकिन मिरर का जो होगा वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको अगर किसी लिक्विड में डुबा रहे हो तो आप वहाँ की म्यू1 वैल्यू को चेंज कर रहे हो बस, है ना। और R1 R2 पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जबकि मिरर का जो R होगा वो चाहे लिक्विड के अंदर रहे या लिक्विड के बाहर रहे, दैट R रिमेंस फिक्स्ड कांस्टेंट। तो उसका जो फोकल लेंथ होगा वो चेंज नहीं करेगा। तो मिरर का फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा, लेकिन जो लेंस का फोकल लेंथ है वो बदल जाएगा। ओके, तो while that of the mirror will remain unchanged but focal length of lens would change, बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ना, इसको क्वेश्चन के रूप में, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। कई बार कई एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इसको देख लीजिए क्या कहता है कि फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इन एयर इज एफ एयर। कहता है एयर में जब एक कन्वेक्स लेंस को हमने रखा तो उसका फोकल लेंथ मिला एफ एयर। कहता है इसका जरा फोकल लेंथ बताइए इनसाइड द वाटर, अगर इसको पानी के अंदर डुबा दें तो फिर इसका फोकल लेंथ क्या होगा। अभी अभी हमने पढ़ा कि लेंस को अगर आप किसी लिक्विड के अंदर डुबाइएगा तो उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ लेंस को जो ग्लास का बना हुआ है उसे आपने पानी के अंदर डुबा दिया, तो अब आपको नया फोकल लेंथ प्राप्त करना है। ठीक है, तो क्लियर बात है, पहले आपका एयर में था तो 1/f एयर जो हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ग्लास डिवाइडेड बाय एयर, यही था, लेंस बाय मीडियम। ओके, देन -1 और फिर 1/R1 -1/R2। मान लीजिए R1 और R2 जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स होंगे दोनों साइड के वो हो गए। एंड जब आपने इसको इनसाइड वाटर कर दिया तो F इन वाटर ऐसा इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो ग्लास का तो वो अभी भी बना हुआ है, लेकिन सराउंडिंग इसका वाटर आ गया, तो μW कर दीजिए नीचे, फिर -1। बाकी देखिए R1 और R2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रह गया ऐसा है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसे 1 कह दीजिए, इसे 2 कह दीजिए और सिंपली डिवाइड कर दीजिए। नाउ फ्रॉम 1/2 सिंपली डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/f एयर डिवाइडेड बाई 1/f वाटर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए राइट साइड का ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा। सो दिस इज μg अपॉन μa -1 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ भी हो जाएगा μg अपॉन μw -1। ओके, सो दिस बिकम f वाटर डिवाइडेड बाय f एयर इक्वल टू, अब ग्लास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट कर दीजिए, 3/2 दिया हुआ है, एयर का 1 होता है तो 1 छोड़ दीजिए, ऐसे ही रहेगा, 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। फिर यहाँ पर देखिए ये 3/2, यहाँ पर μw तो 4/3 और फिर -1। तो यहाँ अंडरस्टूड होना चाहिए कि म्यू एयर हम लोग को क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। ठीक है, बोला तो भी नहीं बोला तो। चलिए यहाँ पर अब देखिए 3/2 -1 दैट इज हाफ, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 9/8 हो जाएगा नीचे, फिर -1। ओके, सो दिस इज हाफ बाय, अभी 9 - 8 करेंगे तो 1 हो जाएगा, सो 1/8, सो 8/2 इज 4। ओके, सो आपका f फोकल लेंथ अंडर वाटर विल बी 4 टाइम्स फोकल लेंथ इन एयर। तो कहने का मतलब हुआ कि लेंस की फोकल लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है अगर आप किसी ग्लास के लेंस को इमर्स कर देते हो इनसाइड द वाटर। ठीक है, तो 4 गुना बढ़ जाती है। तो एयर में मान लो अगर 10 था 10 सेंटीमीटर, तो फिर वाटर में क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना इस तरह की चीज़ों का। तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ना। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। तो लेंस मेकर्स फार्मूला और लेंस फार्मूला को आपने देखा यहाँ पर। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उस पर
कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एनालिसिस करेंगे, है ना। ये तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना बता दिया। अब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से उसमें एनालिसिस होता है और कैसे कैसे डिफरेंट केसेस होते हैं और उस पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चलिए उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। यहाँ तक कंप्लीट कर लें अच्छे से, मन लगा के पढ़िए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।